Welcome to Global Education, Social Studies, Standard 9, Gujarat State Board of School Textbooks, Chapter 8, Framing of Constitution and its Features. तो ये जो चीज़ आई कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ सिद्धांत है जिसके ऊपर एक कंट्री की पूरी दारोमदार चलता है। उसको कैसे गवर्न करना है, कैसे क्या करना है, कैसे किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल है, क्या लॉ है, ये सब कुछ बनाना है। किस तरीके से गवर्नमेंट आएगी, किस तरीके से गवर्नमेंट देश को चलाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे देश का कानून लिखा जाता है। देश को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो कानून जो है उससे बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जिसके बेसिस पे सब कुछ बनाया जाता है और लॉ से ऊपर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो समय के साथ साथ बदलता रहे। उसमें नई चीज़ें, लोगों की इंद्रियां तो बहुत हैं, उनकी इंद्रियां बदलती रहती हैं। उनकी इंद्रियां, उनकी इच्छाएं, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी रुचि, ये सब कुछ चेंज होती रहती है। आप कहोगे कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोलती है, तो यार आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी वर्ड आपको सिंपल लगते हैं और हिंदी के वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं। तो लोगों की एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट, इमोशंस, ये सब बदलते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका और हमारा सबका रहने का तरीका भी बदल जाता है। उसी तरीके से ये सब चीज़ें बदलती रहती है और नए दौर में इन अ न्यू एरा न्यू चीज़ें आ जाती है और उनको मैनेज करने के लिए नए तरीके की लॉज चाहिए होती हैं, नए तरीके के कानून, व्यवस्था, ये सब चाहिए होती है। व्यवस्था मैंने इसलिए कहा क्योंकि पुलिस और जो दूसरे लॉ कीपिंग अथॉरिटीज़ होती है, उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है नई चीज़ों के साथ। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। उसको भी नए नए लॉज बनाने पड़ते हैं, नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में नए प्रावधान आने पड़ते हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो अपने आप को बदल सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही लिखा होता है कि वो कैसे बदलना होता है उसको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की भारत को ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर अगर हम आए तो पहले तो आपको पता ही है कि इंडिया आज़ाद नहीं था। इंडिया ब्रिटिशर्स की हुकूमत के अंडर था और ब्रिटिश एक कॉलोनी थी, मतलब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स के अंडर। तो 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन बैठाया, 3 मेंबर का मिशन बैठाया और उसको बोला कि भैया ये हमारे को इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए हमारे को बताओ कैसे करना है। तो इसके बारे में भी अगर हम आपको बैकग्राउंड की बात बताएं तो वो ऐसे था कि इंडिया जो था पहले गुलाम था अंग्रेज़ों का और गुलाम से इंडियंस ने गुलामी के दौरान एक बहुत लंबी स्ट्रगल लड़ी इंडिया की आज़ादी के लिए। और फिर इंग्लैंड को यानी कि ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो गया कि अब हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं, हमको इंडिया को आज़ाद करना ही पड़ेगा। तो उस आज़ादी की प्रक्रिया जो स्टार्ट करी, जो आज़ादी, इंडिया को आज़ादी देने का प्रोसेस जो स्टार्ट किया, वो उसके दौरान 25 मार्च 1946 को इंग्लैंड की ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन अपॉइंट किया, 3 मेंबर का कैबिनेट मिशन, कि कैसे इंडिया को आज़ादी दी जाए, कैसे कैसे प्रोसेस करा जाए
ताकि एक स्मूथली रनिंग कंट्री हम बना सके। ऐसा ना हो जाए कि वो जिस कंडीशन में हम छोड़ के जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में चली जाए। तो वो 3 मेंबर की कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और वो जो है उसके थ्रू स्ट्रक्चर बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो जो है 300 मैं आपको करेक्ट फिगर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर ये PDF में लिखा हुआ है ये पुराना फिगर है 385 का, लेकिन आपकी जो नए एडिशन की बुक है 2023 की उसके अनुसार 389 मेंबर्स की ये कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और वो मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे उसमें मेंबर्स जो है, चलिए थोड़े नाम आपको बता देते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैया लाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, इस तरह के लोगों को शामिल किया गया। और सिर्फ इस तरह के लोगों को ही नहीं बल्कि एक डाइवर्स जोग्राफिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि सारी पार्टियों को लोगों को उसमें इंक्लूड करा जाए, सारे कास्ट के लोगों को, सारे रिलीजन के लोगों को, सारी भाषाओं के लोगों को, सारे प्रांतों के लोगों को। इस तरीके से एक वास्ट उन्होंने वो कलेक्शन बनाया कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाए उसमें, उस असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसमें जब सबका रिप्रेजेंटेशन होना है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे महिलाएं, उनका तो हमने नाम ही नहीं लिया, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी था। और महिलाओं के तौर पे बहुत सारी महिलाएं आई, जैसे कि सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना दी, लेकिन उसको चलाएंगे कैसे, उसको मैनेज कैसे करेंगे? कोई तो उसका लीडर होना चाहिए, कोई तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर एक होना चाहिए ना, आदमी या औरत, एक इंसान होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीड करे। तो वो लीडर जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको बोला गया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हमको एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया ये करीब करीब 2 साल 11 महीने 17 दिन के दौरान बना है। 2 साल 17 महीने 11 दिन, ये बहुत लंबा, 2 साल 11 महीने 17 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है। और इसके दौरान बहुत सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुई, बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया, उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो अगर इंडियन कंडीशंस में डालेंगे तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या वो इंडियन कंडीशन में चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से बहुत सारे रिलीजन है, कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो वो इंडिया में कैसे चलेगा? फिर क्लाइमेटिकली, जोग्राफिकली बहुत वास्ट और बहुत डाइवर्स है, हर चीज़ में तो डाइवर्सिटी कूट कूट के भरी हुई है इंडिया में। तो उसको इंडिया के कंडीशंस के अनुसार, इंडिया के लोगों के अनुसार, इंडिया के कल्चर के अनुसार, इंडिया के मेंटालिटी के अनुसार, ये सब, अब ये कोई ऐसा तो है नहीं पूरे इंडिया में एक ही कल्चर है, एक ही मेंटालिटी है, एक ही टाइप के लोग हैं। हर एरिया में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लैंग्वेज बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो वो सब चीज़ों के साथ उसको एडॉप्ट करने का
चीज़ होना चाहिए कि वो सब चीज़ों के साथ अवगत होते हुए क्या वो इंडिया में सूट करेगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस डिफरेंट कंट्रीज से जो पॉइंट्स एडॉप्ट किए गए, चाहे उनके अच्छे पॉइंट्स भी हुए तो वो भी एडॉप्ट किए गए, लेकिन वो चेंजेस के साथ एडॉप्ट किए गए एज पर द इंडियन कंडीशंस, इंडियन मेंटालिटी, इंडियन कल्चर। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में और भी कुछ चीज़ें आई, जैसे एक स्लोगन आता है सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, ट्रूथ, सच्चाई हमेशा जीतेगी। और नेशनल एम्ब्लम जो था वो बना अशोक के 4 शेर स्टैंडिंग बैक टू बैक। तो 4 लायंस ऑफ अशोका जो थे वो इंडिया का नेशनल एम्ब्लम बने। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है और इसी से सारा चीज़ दिशा निर्धारित होती, कंट्री किस तरफ जाएगी। ये बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, इलेक्शन होंगे, क्या होंगे, लोगों को कोई राइट्स होंगे, कोई ड्यूटीज़ होंगी, कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होएगी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कशन हुआ। और ये जो है ये इन्होंने फाइनली आउटपुट दिया एक 295 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिसेस का। अब ये जो पीरियड था, इस दौरान 2 साल 11 महीने 17 दिन के दौरान ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 166 टाइम्स मिली, करीब करीब हर 6 दिन में मिल रही थी आपस में और डिस्कस कर रही थी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। सारे लोगों का ओपिनियन ले रही थी, उनकी राय ले रही थी, उनका जो अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे थे उनकी राय में से उसके अनुसार चेंज होती जा रही थी। तो ये इन्होंने 295 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिसेस के साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनल फ्रेम किया। अब ये जो है और फर्दर डिस्कशंस और फर्दर अमेंडमेंट्स के साथ में ये बन गया 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिसेस का, यानी कि 295 से 395 100 आर्टिकल्स इसमें और ऐड हो गए और साथ में 8 के बदले 9 अपेंडिसेस हो गए। तो ये फाइनली 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिसेस के साथ 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया। यूनानिमसली पास किया यानी कि सर्वसम्मति से, बिना ऑपोजिशन के सब लोग इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स जो थे 389 मेंबर्स जो थे वो इसको बनाने में इन्वॉल्व थे। वो हर स्टेज पे इसके साथ डिस्कशन हो रहा था। 166 मीटिंग्स हुई थी, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे और वो सब इसके बारे में जानते थे। उनके जो भी पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ थे और इसको टाइम टू टाइम चेंज करता जा रहे थे, अमेंड करते जा रहे थे। 100 अमेंडमेंट्स तो बनते बनते ही इसमें बन गई थी। तो इसको सर्वसम्मति से, विदाउट एनी ऑपोजिशन, सब लोगों के सहमति से इसको पास कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को पास कब किया? 26 नवंबर 1949 को। और एडॉप्ट किया इसको 26 जनवरी 1950 एडॉप्ट किया, यानी कि लागू हो गया, स्टार्ट हो गया ये 26 जनवरी 1950। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? अगर मैं ये पूछूं तो आप क्या इसका रिप्लाई दोगे? ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। वो क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस दिन लागू हुआ, एडॉप्ट हुआ, इसके लिए।
अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल होता है कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे धरती, अर्थ के अंदर में उसका कोर है, कोर के ऊपर ही सारी धरती गोल घूम रही है, कोर के ऊपर ही सारी धरती है, और कोर बीच में ना हो तो पूरी धरती नहीं हो सकती। तो वैसे ही कोर जो है ना, वो सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है हर किसी चीज़ की। उसका दिल, धड़कन, उसका दिमाग, जो भी कह लो, मेन चीज़ वो कोर ही होता है। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोर जो है वो होता है प्रियम्बल। तो ये जो है डॉक्यूमेंट, ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल के ऊपर में ये देखिए, ये कलरफुल डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर फूल पत्तियाँ भी बनी हुई हैं, कुछ जानवर वगैरह की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ घोड़े जैसा है, यहाँ पर ये कुछ जानवर जैसा है, यहाँ पे फूल पत्तियाँ हैं, यहाँ पे कुछ फूल पत्तियाँ हैं, यहाँ पे कुछ वापस दो जानवर, दो पक्षी जैसे लग रहे हैं, जो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इस तरफ भी दिख रहे हैं, दो जानवर, दो पक्षी जैसे। तो इस तरह से ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी सारी फूल पत्तियाँ हैं, और यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर ये डेफिनेटली हाथी है, यहाँ पे ये घोड़ा या कुछ बैल वगैरह टाइप का भी हो सकता है। हाँ, बैल है। तो इस तरीके का ये डॉक्यूमेंट है, और ये जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। यहाँ पर ये प्रियम्बल लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर बीच में ये लोटस का फ्लावर भी है, कमल का फूल भी है, और लिखा हुआ है इसके ऊपर वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लेते हैं इस तारीख को, नवंबर 26, 1949 को, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो प्रियम्बल जो होता है वो कोर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सोल, उसका दिमाग, उसकी आत्मा। और ये जो है प्रियम्बल, ये अनचेंज रहा टिल 1996। 1996 में इसमें कुछ चेंजेस करे गए, और ये प्रियम्बल जो होता है ये क्या आइडिया हैं, क्या एम्स हैं, किस दिशा में जाना है, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें क्या चीज़ रहेगी, रूल ऑफ वेलफेयर रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब चीज़ प्रियम्बल के ऊपर से आता है। अगर किसी को कोई लॉ की इंटरप्रिटेशन में कोई परेशानी हो रही है, आज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या उससे 100 साल बाद या 50 साल बाद, तब भी अगर उसको कोई लॉ की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ को समझने में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जाके पहले पढ़े प्रियम्बल को। प्रियम्बल से ही उसको सारे आइडिया क्यों, क्या था, क्या उस ज़माने में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस टाइम पे जो लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी मेंटल साइकिक मेंटालिटी क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें उनको वहाँ से पता चल जाती है। प्रियम्बल से किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से फर्दर लॉ बनाना है, ये सब कुछ उनको प्रियम्बल से मिल जाता है। तो प्रियम्बल एक तरीके से दिशा निर्देश कर देता है। अब दिशा निर्देश में मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, तो अगर आप कभी मान लीजिए खुदा ना खास्ता
अगर आप कभी गुम जाओ, वैसे तो घूमना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं अगर आप गुम जाओ, आपको रास्ता ना मिले, तो आप क्या करते हो? मान लीजिए आप समुद्र में हो, या आप रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में हो, या कहीं डीप जंगल में हो, तो आप कैसे अपना रास्ता ढूंढोगे? ऑफ कोर्स आपके पास गूगल मैप्स नहीं है, आपके पास नाविक सिस्टम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे अपना रास्ता ढूंढोगे? तो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। तो कंपास आपको क्या बताता है? आपको रास्ता नहीं बताता है कंपास। कंपास आपको दिशा बताता है कि नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, यही बताता है ना। और वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपको अगर पता चल जाए कि कौन सी दिशा किस तरफ है, तो आप उस तरीके से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। आप अपने आप मेहनत करके अपना रास्ता ढूंढ लेते हो। तो वही जो दिशा निर्देश है, कंपास जो है, वो काम यहाँ पर प्रियम्बल करता है, और प्रियम्बल से ही सारी चीज़ें का पता चल जाता है लोगों को कि किस तरफ जाना है, किस तरफ से उनको इंडिया को गवर्न करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये प्रियम्बल जो था, ये अनचेंज्ड रहा टिल 1976, और 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42nd अमेंडमेंट हुई, यानी कि 1950 से लेके 1976, 26 ईयर्स में 42 अमेंडमेंट्स हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में। तब जाके इसमें कुछ वर्ड्स ऐड हुए प्रियम्बल में, वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ऐसे वर्ड्स इसमें और ऐड हुए। तो इसका प्रियम्बल जो था तब जाके चेंज हुआ 1976 में। तो अगर हम समराइज करें प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल के बारे में ये है कि इट इज़ द कोर, इट इज़ द सोल। ये कोर डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है यानी कि आत्मा है, और ये 1976 तक अनचेंज रहा। 1976 में इसमें वर्ड्स ऐड करे गए, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस तरह के वर्ड्स ऐड करे गए। और ये जो है, जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम पड़ती है, आपको कोई लॉ को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या नया लॉ आपको लिखना है, उसके लिए आपको कुछ गाइडेंस चाहिए है, तो आप कहाँ जाओगे? आप प्रियम्बल पे जाओगे, और प्रियम्बल आपको वो दिशा देगा, वो कंपास की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। आपको पुरानी लॉ जो बनी हुई है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी, उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी, और नई लॉ जो आप अगर कोई बनाना चाहते हो तो उसको किस तरीके से बनाना है, किस दिशा में बनाना है, किस मेंटालिटी के साथ बनाना है, ये सारी चीज़ें बताता है। साथ में ही प्रियम्बल जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस टाइम पे जो लोगों ने उसको फ्रेम करा, उसको लिखा, उनकी साइक, उनकी मेंटालिटी के बारे में भी बताता है। फिर वो आपको बताता है कि आपका जो कितने अच्छे आइडियल्स है, कितने अच्छे गोल्स हैं, जिसके बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसके बारे में भी आपको बताता है। फिर इंटीग्रिटी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, ट्रस्ट, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है आपको। तो प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे रूल ऑफ वेलफेयर रहेगा कि क्या रहेगा, इलेक्शन होएंगे नहीं होएंगे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, किस तरह से कंट्री चलेगी, कंट्री का आउटलुक क्या है, कंट्री का एम क्या है, कंट्री का सब कुछ क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल से ही आती हैं। और प्रियम्बल्स की कुछ पिलर्स भी हैं। अब प्रियम्बल के पिलर्स जैसे डेमोक्रेसी हो गया, फिर और भी पिलर्स हैं। तो अभी हम एक एक करके सारे पिलर्स को लेते हैं प्रियम्बल के। पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल पर जाने से पहले ये एक स्टैम्प है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करी थी ईयर 2015 में, भारत सरकार ने। इसमें आप देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये प्रियम्बल है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और यहाँ पर लोटस का फ्लावर है। ये
इंडिया का पार्लियामेंट हाउस है, पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस जो अभी तक पार्लियामेंट हाउस था, नए बनने से पहले तक यही पार्लियामेंट हाउस था। और साथ में इंडिया का झंडा है पार्लियामेंट हाउस के ऊपर, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ये आप इसका लिंक देखिए, ये फ़ोटो में जो लिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है वो इंडिया का है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का भी फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है। ये आपने, क्योंकि अभी प्रियम्बल, असली प्रियम्बल आपने अभी देखा, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और ये प्रियम्बल की फ़ोटो बैकग्राउंड में बनाई गई है। तो इंडिया का फ्लैग, इंडिया का पार्लियामेंट हाउस, और वो पार्लियामेंट हाउस किसके बेसिस पे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे चलता है। और उसके बनाने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सब चीज़ को एक साथ लिंक करके बहुत ही अच्छी स्टैम्प बनाई गई है ये 2015 में। इसका आपके चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऐसे ही मेरे नज़र में थी, इसके लिए मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस पिलर्स ऑफ प्रियम्बल, जो टॉपिक हमने स्टार्ट करने जा रहे थे उसी टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। तो व्हाट इज़ प्रियम्बल, ये हम कर चुके हैं। और ये प्रियम्बल ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और फिर वो साइके और रूल ऑफ वेलफेयर, ये सब हम आपको बता चुके हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, ये भी हम आपको बता चुके हुए हैं। कंपस वगैरह के बारे में भी बता चुके हुए हैं। नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स, ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स, इंटीग्रिटी, नेशंस यूनिटी, ये सब के बारे में हम बता चुके हुए। तो अभी हम आते हैं पिलर्स ऑफ प्रियम्बल। पिलर्स ऑफ प्रियम्बल में अगर आप प्रियम्बल को एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिलर्स ऑफ प्रियम्बल में लिखा हुआ था, मतलब प्रियम्बल में लिखा हुआ था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। अब जो आया रिपब्लिक के बाद में वो आता है वर्ड जस्टिस। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और फिर आ जाता है डेट, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and गिव टू ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आप इसमें गिनिए कितने पिलर्स हैं। सोवरेन नंबर 1, सोशलिस्ट नंबर 2, सेक्युलर 3, डेमोक्रेटिक 4, रिपब्लिक 5, जस्टिस 6, लिबर्टी 7, फ्रेटर्निटी 8, इक्वालिटी 9 पिलर्स हैं प्रियम्बल के। लेकिन ये चैप्टर में हम सिर्फ 3 पिलर्स करेंगे। वो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद में आएगा सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म। 3 पिलर्स करेंगे ऑफ द प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल के 3 पिलर्स हम करेंगे मेनली। तो प्रियम्बल का फर्स्ट पिलर जो है डेमोक्रेसी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी वर्ड जो आता है 2 ग्रीक वर्ड से आता है। पहला ग्रीक वर्ड है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग। दूसरा ग्रीक वर्ड होता है क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो लोग और उनकी पावर से क्या बनती है? डेमोक्रेसी। लोगों में सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे ज़्यादा पावर है, और उसी की वजह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट लोगों के द्वारा फॉर्म करी जाती है तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसमें अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पावर होती है जो लोगों के पास होती है, यानी पावर सारी की सारी पब्लिक के पास ही रहेगी।
सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स है, इक्वल जस्टिस है, सब कुछ बराबर है। आपको पता ही है कि इंडिया में कितनी विविधताएं हैं, कितने डिफरेंसेस हैं लोगों में। भाषा अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, क्रीड अलग है, हर तरह के तो डिफरेंसेस आते जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया एक है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है और कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को इक्वल मानता है। इक्वालिटी, हर टाइप की इक्वालिटी मानता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी इज़ अबव द लॉ। सब बराबर है, लॉ के अंदर है और सब कोई बराबर है। तो जो गवर्नमेंट इंडिया में आती है वो भी लोग ही उसको इलेक्ट करते हैं। जितने फंडामेंटल राइट्स है, सब कुछ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डायरेक्शन, सब कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है आपको। पार्लियामेंट में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो मेंबर्स ऑफ द असेंबली कौन होंगे, कैसे उनकी एलिजिबिलिटी आएगी, कैसे वो इलेक्शन में खड़े होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा, सब कुछ, उनका टेन्योर कितना होएगा, कितने टाइम के लिए वो इलेक्ट हो रहे हैं, और सब लोगों को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जस्टिस मिलनी चाहिए। ये सारा चीज़ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रियम्बल, और प्रियम्बल में से ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है, यही आपको ये सारी पावर प्रदान कर रहा है। तो इंडिया में जो है गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब इसको तोड़ मरोड़ के अलग अलग वर्ड करके हम जरा देख लेते हैं कि फॉर द पीपल क्या होती है। किसके लिए है गवर्नमेंट? लोगों के लिए है। किसके लिए? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। फिर बाय द पीपल, बाय द पीपल में कौन गवर्नमेंट बनाएगा? लोग बनाएंगे। तो लोग ही इलेक्ट करेंगे। अब लोग इलेक्ट करेंगे तो लोग कैसे इलेक्ट करेंगे? अरे भैया, जो भी 18 साल से ऊपर है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, वो वोट कर सकता है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने एरिया के कैंडिडेट को वोट करेगा। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसके लिए वो अपने कैंडिडेट को, जिसको वो चूज़ करता है, उसके लिए वो वोट करेगा। जो कैंडिडेट जीत जाता है वो आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उस एरिया के हर आदमी को रिप्रेजेंट करता है, और उनके बिहाफ पे वो पार्लियामेंट में बैठ के उनके जो भी मुद्दे हैं, उनकी जो भी मांगे हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, वो वहाँ पे रखता है देश के सामने, देश के सरकार के सामने, और उनके लिए सहूलियतें करवाता है, उनके लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करवाता है अपने एरिया के लिए। और प्लस सिर्फ अपने एरिया के लिए ही नहीं करवाता है, बल्कि देश के लिए भी अच्छी चीज़ें जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाता है। तो जो भी पार्टिसिपेशन करना है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया है कि बाय द पीपल में हर इंडियन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और 18 ईयर्स के ऊपर है वो वोट कर सकता है। लेकिन इसमें एक टर्म और आती है, और वो टर्म है कि जो इलेक्टोरल रोल में भी है, यानी लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है उसमें भी आता है, यानी कि उसके पास वोट करने का अधिकार, यानी कि वोटर्स आईडी कार्ड भी है, और वो वोटर्स आईडी लिस्ट में भी है, वोटर्स लिस्ट में भी है, तभी वो वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो फॉर द पीपल गवर्नमेंट है, बाय द पीपल हमने आपको बता दिया, एंड ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल में जो इलेक्शन में खड़ा होएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा आगे पार्लियामेंट में बैठने के लिए, वो भी सिटीजन्स में से ही एक है, इंडिया के सिटीजन्स में से ही एक है, जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन है, तो वो भी अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और इलेक्शन में वो
पार्टिसिपेट करके अगर वो जीत जाता है इलेक्शन में तो वो आगे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा। तो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में वो फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, बाय द पीपल, पीपल इलेक्ट करते हैं, एंड ऑफ द पीपल यानी कि पीपल ही उसमें खड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा वो प्रदर्शन होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है एलिजिबिलिटी कि तुम आके गवर्नमेंट फॉर्म करो, तुम आके कंट्री के लिए डिस्कस करो, अपने एरिया के लिए डिस्कस करो, कंट्री के लिए डिस्कस करो, पार्लियामेंट में बैठो, ये एक फिक्स टाइम के लिए इनको पावर दिया जाता है। वो फिक्स टाइम है 5 ईयर्स। वो कोई ऐसा नहीं है कि आज आपको इलेक्ट कर लिया तो आप ज़िंदगी भर जो है आप प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बने बैठोगे, नहीं। लिमिटेड टाइम पीरियड है 5 ईयर्स, उसकी टर्म के लिए वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी हेरिडिटी है कि आपका फादर प्राइम मिनिस्टर था तो आप भी प्राइम मिनिस्टर बनोगे, जैसे होता था ना कास्ट सिस्टम में कि अगर फादर जो है हेरिडिटी बिजनेस आपका लोहार का है तो आप लोहार ही बनोगे, आप कारपेंटर हो तो कारपेंटर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपका फादर प्राइम मिनिस्टर था या आपका फादर फाइनेंस मिनिस्टर था तो आप भी फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे, या आपका फादर प्राइम मिनिस्टर था तो आप भी प्राइम मिनिस्टर बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इलेक्शन के थ्रू जाना है, इलेक्ट होना है, इलेक्शन में आपको एलिजिबल होना है खड़े होने के लिए। आप लोगों का वोट लेके अगर आप जीत जाते हो तभी आप आगे जा सकते हो। और जब आप जाते हो, आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हो, तो भी आपको लिमिटेड पीरियड के लिए यह पावर दी जाती है। और वो पावर जो दी जा रही है वो अनलिमिटेड पावर नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही जो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है वही सब चीज़ें आपको करनी है। तो आपके अनलिमिटेड पावर ऐसा वैसा कुछ नहीं कि आप डिक्टेटर बन जाओगे, आप फिर भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करोगे। इसी के लिए इसको कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और मिनिस्ट्रियल पोजीशंस जो होती हैं वो ये जो लोग जीतते हैं इलेक्शन वो आगे जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स वाली पार्टी होती है, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स आए, वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है। और वो पार्टी अपना चीफ रिप्रेजेंटेटिव या अपना सबसे मेन लीडर अपना चुन के उसको प्राइम मिनिस्टर बनाती है। वो प्राइम मिनिस्टर अपने अंदर आगे फर्दर काम करने के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाता है। फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एलोकेट कर रहा है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री, जो भी उसको ज़रूरत होती है उस तरह के मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। और फिर उस तरीके से 5 ईयर्स तक वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो काम करके भारत सरकार चलाता है। भारत और सारे भारतीयों के लिए वो सरकार चलाता है। तो और इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है एडल्ट सफरेज। नाम सुन के आप कहोगे कि यार बहुत बड़ी सफरिंग होने वाली है, बड़ों को सफरिंग होने वाली है। अरे भैया, वर्ड के मतलब सफरेज ऐसे मत जाओ। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में वोट कर सकता है, अपना लीडर चुन सकता है, वो जना सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। 3 कंडीशंस हैं इलेक्शन में अपना लीडर चुनने के लिए। फर्स्ट कंडीशन सिटीज़न ऑफ इंडिया, सेकंड कंडीशन 18 ईयर्स एंड अबव एज होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन उसका ये होता है कि आपको इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते हो। और सिमिलरली आप अगर आप खड़े हो रहे हो इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो भी आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू स्टैंड इन द इलेक्शन। जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। और इस आपकी ये एलिजिबिलिटीज़ जो है, चाहे आप वोट करने की हो, चाहे आप कैंडिडेट बन के खड़े हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, वो सब एलिजिबिलिटीज़ में आपका कास्ट, क्रीड,
रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, बर्थ प्लेस, ये सब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सिर्फ 3 ही रिक्वायरमेंट हैं। आप 18 ईयर्स अबव होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। चलिए हम आते हैं सेकंड पिलर ऑफ प्रियम्बल, विच इज़ द सोशलिस्ट। डेमोक्रेसी के पिलर को अगर हम समराइज करें तो ये 2 ग्रीक वर्ड आते हैं, डेमोस एंड क्रेटोस, पीपल एंड पावर। अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पावर जो है लोगों के पास होती है, इक्वल राइट्स, इक्वल ड्यूटीज टू पीपल, इक्वालिटी, हर तरीके से इक्वालिटी। लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, वो आगे जाके उनके लीडर्स जो है पार्लियामेंट में जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो अपना कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने और एग्जीक्यूटिव्स चूज़ करता है, यानी कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स चूज़ करता है। इस तरह से देश का, कंट्री का को रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं पार्लियामेंट में, लोगों के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं हर एरिया से, और वो सारे के सारे लोग जाते हैं एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, और वो कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो सारे के सारे डिसीजंस जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही ले सकते हैं। उनके पावर्स और उनका लिमिटेशंस जो भी है वो सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और इसमें गवर्नमेंट जो बनती है वो फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनती है, एंड ऑफ द पीपल। और जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग भी वही लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और फिर ये आता है टेन्योर जो होती है, वो 5 साल की टेन्योर होती है किसी भी गवर्नमेंट की, और पावर जो है अनलिमिटेड नहीं है, और हेरिडिटी भी नहीं है, और जो उनका फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ये सब के दौरान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ एलिजिबिलिटी है। और एलिजिबिलिटी जो है वो है क्या, 18 साल, अबव 18 ईयर्स, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड मस्ट बी इन द इलेक्टोरल लिस्ट। 3 चीज़ें। और वैसे ही एलिजिबिलिटी फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन के लिए भी एलिजिबिलिटी है, तो वो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज में हमने आपको बताया, अगेन जो हम बता रहे हैं वो वापस रिपीट कर रहे हैं कि एडल्ट सफरेज में एवरीबडी इन इंडिया इज़ फ्री टू वोट provided he is a citizen of India above 18 years of age and he is also listed in the electoral list, तभी वो वोट कर सकता है। तो यही आपके मेन पॉइंट्स थे डेमोक्रेसी के बारे में, वो हमने आपको समराइज भी कर दिए। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले प्रियम्बल में भी नहीं था। ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के दौरान ही ये वर्ड सोशलिस्ट आया। और जो इसके आगे का जो 3rd पिलर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म, वो भी तभी आया 1976 के 42nd अमेंडमेंट में ही आया। तो वो हमने आपको अभी बता दिया सेक्युलरिज्म, तो बाद में नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा। तो सोशलिस्ट जो है वो क्यों आया? इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत ही डाइवर्स लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस भी लोगों के अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी के पास कोई सिविलाइजेशन यानी कि शहर के ज़्यादा पास है, कोई शहर से दूर है, गांव में है, कोई देहात में है, कोई जंगलों में रहता है। तो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की लैंग्वेज है, डिस्क्रिमिनेशंस तो हर तरीके के हैं। मगर अगर सब लोगों को इक्वालिटी पे लाके खड़ा करना है तो उनको इंडिया के जो भी वेल्थ है वो सब में इक्वल बांटनी पड़ेगी। अब इक्वल कैसे बांटोगे? कोई तो ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई कम एजुकेटेड है, कोई रिच है, कोई पुअर है, तो कैसे इक्वल बांटे जाए? तो उसी के लिए इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया गया ताकि हर किसी को भारत की सारी चीज़ें मिल सके। कोई
थोड़े से लोगों के बीच में चीज़ें रुक ना जाएं, सब तरफ इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होए और एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो लोगों का। इसके लिए इंडिया को सोशलिस्ट बनाया गया। हर तरह के रिच पुअर, कोई भी लैंग्वेज या किसी चीज़ के भी किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हटा के सब लोगों को इक्वालिटी पे लाया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट है और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आता है, जिससे कि जो हमने पहले आपको बताया था कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, जो आइडियोलॉजी, जो एम, जो साइकी जिसके बेसिस पे प्रियम्बल बनाया गया उसको हाईलाइट करता है और उसको बताता है कि ये वेलफेयर स्टेट है। तो अभी हम यहाँ पर सोशलिस्ट को एंड करते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर 3, द थर्ड पिलर ऑफ द प्रियम्बल, जो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जैसे हमने आपको पहले बताया कि 1976 में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के दौरान ही आया। सेक्युलर वर्ड जो होता है वो इंडिया में पहले नहीं था और उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये दर्शाया जा सके। मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिच, पुअर, हर तरीके की डाइवर्सिटी है। जो चीज़ आप बोलो, क्लाइमेटिकली डाइवर्स, रीजनली डाइवर्स, इकोनॉमिकली डाइवर्स, हर तरीके से जिस तरीके से भी आप सोच सकते हो उस तरीके से डाइवर्सिटी है। तो सब लोगों को अगर इक्वल ट्रीट करना है तो सबसे पहले तो रिलीजन की डाइवर्सिटी भी एक होती है। तो किसी को भी इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि आप ये रिलीजन अडॉप्ट करो तभी आप इंडियन बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। सबको रिलीजियस फ्रीडम है, कोई भी जना कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है और क्योंकि सब लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं इंडिया में, तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और कोई भी स्टेट की एक्टिविटी के दौरान रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये ही भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये सेक्युलर वर्ड से यही आता है कि हर आदमी फ्री है अपना कोई भी रिलीजन चूज कर ले और उसको फॉलो करे और उसके रिलीजन को फॉलो करने में कोई आपत्ति भी नहीं आनी चाहिए उसको। यहाँ तक भी वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इतना होना चाहिए कि भारत सरकार उसको अपना रिलीजन चूज करने दे, अपना रिलीजन फॉलो करने दे और उसके रिलीजन फॉलो करने में कोई अड़चन ना आए। ये सब चीज़ें देखने का काम भी भारत की सरकार का ही है। तो एक इंडियन सिटीजन कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसका रिलीजन के प्रति और गवर्नमेंट का भी कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर्वधर्म समदृष्टि, यानी कि सब धर्म एक ही दृष्टि से देखे जाने चाहिए और सर्वधर्म संभव, यानी कि सारे के सारे धर्म पॉसिबल हैं इंडिया में। और ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये आज़ादी देता है कि कोई भी जना किसी भी स्टेट में रहे, कोई भी धर्म फॉलो करे, कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर और कोई भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। वो किसी भी रिलीजियस फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट का हो सकता है। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स किया गया था। तो इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, 14 फीचर्स हमारी बुक में यहाँ पर लिस्ट करे गए हैं। तो वो 14 फीचर्स जो हैं वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट है। ये रिटन डॉक्यूमेंट हुआ तो कौन सा कोई बहुत तीर मार लिया आपने, सभी कंट्री का रिटन डॉक्यूमेंट होता होगा उनका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंडिया के ऊपर राज करते थे ब्रिटिशर्स, उनका भी 100% रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है उनका कॉन्स्टिट्यूशन और वो अभी उसको रिटन फॉर्म में अडॉप्ट करना चालू कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और फिर इज़राइल जैसे कंट्री जो इंडिया से पहले आज़ादी ले चुका हुआ है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इज़राइल्स को तो
फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, उनके वर्बल डॉक्यूमेंट को भी फॉलो कर रहे हैं। अब रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसा भी होता है कि एक ही जगह पे एक ही साथ सारी चीज़ें लिखी गई हों, एक ही बुक में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में। कई जगह पे ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे लिस्टेड होते हैं, कोई चीज़ कहीं पे लिखा गया, कोई चीज़ कहीं पे लिखा गया, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बार में एक जगह पे सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है एक ही बुक में। और जो अमेंडमेंट आती है वो अमेंडमेंट का भी प्रावधान दिया हुआ है कि कैसे अमेंडमेंट करी जा सकती है, और अमेंडमेंट भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बनती है। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक फीचर है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और रिटन डॉक्यूमेंट होने से कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता कि कोई किसी के हमने वर्ड चेंज कर दिया, कुछ हो गया, हमने उसका इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया। भैया जाके देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, और जो अमेंडमेंट है वो भी जिस तरीके से है वो अमेंडमेंट पास होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस से, जितने मेजॉरिटी से, उस तरीके से वो पास होती है, तभी वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनती है। दूसरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत बड़ा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 22 सेक्शंस में है और इसके 395 आर्टिकल्स है, और ओरिजिनली इसके अंदर 8 अपेंडिसेस थे, जो अब सारी अमेंडमेंट्स के बाद में 12 अपेंडिसेस हो जाते हैं। तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको एक बार में याद भी नहीं होएगा। अगर आप याद करना चाहो तो आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं याद कर पाते हो, आपको उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सब चीज़ कंप्राइज्ड है। और फिर वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है जो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, इंस्पिरेशंस, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वो चेंज होता रहता है। एक लाइव डॉक्यूमेंट है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के अनुसार उसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो आप। दूसरा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि स्टेट एक दूसरे स्टेट से कैसे रिलेशनशिप रखेगी, कैसे वो कम्युनिकेट करेगी। स्टेट और कंट्री यानी कि नेशन और स्टेट्स, सेपरेट स्टेट्स आपस में क्या रिलेशनशिप रखेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या किसके पास पावर ज़्यादा होएगी, किसके पास कम होएगी, कौन मेन पावरफुल बंदा है, कौन मेन सबॉर्डिनेट है उसका, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। और पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी रहेगी, फंडामेंटल राइट्स किसको दिए जाएंगे, कौन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा, और कौन करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो है वो दिखाई जाएंगी। जुडिशरी कैसे बनेगी, कौन जुडिशरी का पार्ट होगा, जुडिशरी किसके ऊपर रहेगी, किसके नीचे रहेगी, जुडिशरी को क्या पॉलिटिशियंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, उनको बेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जुडिशरी को बेंड नहीं करने देना चाहिए, तो जुडिशरी को कुछ स्पेशल पावर्स देनी चाहिए, कुछ उनको क्रिएशन करने का या उसको निकालने का कुछ स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फिर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो इलेक्शन करवाएगा। गवर्नमेंट को हर 5 साल में बदलना है गवर्नमेंट को, तो कोई आपके परिवार की जागीर तो है नहीं, ना आपकी हेरिडिटी जागीर है कि आपके हाथ में रहेगी, आपको इलेक्शन में खड़े होके आना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, कौन उनकी देखरेख करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्या कहते हैं, पंचायत करेगी, कौन करेगा, म्यूनसिपैलिटी करेगी। माइनॉरिटीज़ भी होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिप्राइव्ड सेक्शन, गरीब लोग, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन सब के लिए क्या समाधान है, क्या प्रावधान है, उनको कैसे ऊपर लाओगे, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाओगे, कैसे उनको सबके बराबरी पे पहुँचाओगे। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है, और वो बताता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। हर चीज़ डिटेल में एक्सटेंसिवली इस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी गई है,
और साथ में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ भी उसका जो कंपैरिजन है वो करके दिखाया गया है कि क्या डिफरेंस है इसमें। पॉइंट नंबर 3 जो आता है फीचर, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जैसे न्यू बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ की 2023 वाला एडिशन, पहले भी आ चुका है कि उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो थे वो कम थे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो रखे गए हैं आपके 2023 की बुक में, दैट वाज अ फिगर ऑफ 389 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, और वो 385 मेंबर्स आपकी उससे पहले वाली बुक्स में थे। तो वैसे ये पैराग्राफ जो है सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे भी एक चेंज आएगा जो हम आपको टाइम आने पे बता देंगे कि इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, जैसे अमेरिका में आपको डुअल सिटीजनशिप दी जाती है, यानी कि एक आदमी टेक्सास का भी सिटीज़न होता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी सिटीज़न होता है, 2 सिटीजनशिप उसको दी जाती है। आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो मैं अगर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो जैसे इंडिया में एक स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का भी सिटीज़न जो मध्य प्रदेश में रहता है वो मध्य प्रदेश का सिटीज़न भी हुआ और इंडिया का सिटीज़न भी हुआ। ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अमेरिका के एग्जाम्पल से, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। अगर आप चाहे मध्य प्रदेश में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, चाहे राजस्थान में रहते हो, आपके पास वो स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब की सिटीजनशिप नहीं होती है। आपके पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होती है, दैट्स ऑल, नो अदर सिटीजनशिप इज़ गिवन टू यू। आपकी जो पुरानी बुक है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि ये 2023 के एडिशन के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे PDF देख रहे हो, ये PDF पुराने टाइम की बुक का है और नए टाइम की बुक का PDF नहीं दिख रहा है, हमको अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम ये वाले PDF के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है कि ओनली जम्मू एंड कश्मीर में डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी, ये आपके नई बुक में नहीं रहा ये चीज़, और वैसे भी आर्टिकल 370 हटने के बाद में ये पार्ट भी हट ही गया होगा। और इंडिया में अब देयर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप, इवन जम्मू कश्मीर के लिए भी सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज़ यू बिकम ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो पार्ट 4 पे अब हम आते हैं, द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। फोर्थ फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आता है द सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। भाई सेंटर के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है, ये बात ठीक है, लेकिन फेडरल वर्ड आया कहाँ से? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी तो फेडरल वर्ड लिस्टेड ही नहीं है। इंडिया जो बनी स्टेट, जो एक कंट्री बनी, वो यूनियन ऑफ स्टेट से बनी। यहाँ पे बहुत ही वर्ड आता है, मतलब जो वर्ड आता है वो यूनियन आता है। यूनियन में कहीं पे भी फेडरल वर्ड तो आया नहीं, तो ये फेडरल वर्ड क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं हम? देखिए, ऐसा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स तो हैं, और यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है बहुत ही अच्छा चीज़ दर्शाता है। यूनियन यानी कि वो बॉन्डिंग दिखलाता है, कोई थोपी नहीं गई, वो एक बॉन्डिंग है, यूनियन है, सर्वसहमति से यूनियन बना है। और उसमें जो राजा था, जो भी था, उसने इंडिया में आने की अपनी इच्छा जताई और वो इंडिया में उसका इंटीग्रेट किया गया, तो इस तरीके से यूनियन ऑफ स्टेट्स बना है इंडिया। तो इंडिया इज़ अ यूनियन और उसके कंपोनेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और कोई भी स्टेट, सब स्टेट्स ने उस टाइम पे इंडिया में सीड किया, यानी कि इंडिया को ज्वाइन किया, लेकिन किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो ससीड कर जाए। ससीड कर जाए मतलब कि वो इंडिया से बाहर निकल जाए, इंडियन यूनियन से बाहर निकल जाए और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर ले या किसी और कंट्री में मिल जाए, ये राइट किसी भी स्टेट के पास में नहीं है। ससीड का राइट किसी भी स्टेट के पास में नहीं है। तो यहाँ पे सारी स्टेट्स अंदर आ सकती है और आ गई भी है, लेकिन बाहर कोई नहीं जा सकता। तो
यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहना चाहिए या यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहिए, कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से ये यूनियन एंड स्टेट्स का रिलेशनशिप आता है। और स्टेट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर कट दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आएगी, कौन सी चीज़ यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएगी, कौन सी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी। इस तरह से उसने क्लियर डिमार्केशन करा हुआ है कि क्या चीज़ किसके अंदर आएगी। अब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आती है, वो है 97 सब्जेक्ट्स। ये 97 सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये 97 सब्जेक्ट्स जो हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिसको सारी कंट्री में एक जैसा होना पड़ेगा, तभी के लिए सारी कंट्री की इक्वल डेवलपमेंट होए। जैसे कि डिफेंस हुआ, डिफेंस हर स्टेट को अपना डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं। कई स्टेट्स तो आपस में ही लैंडलॉक्ड होंगी और कोई फॉरेन कंट्री के साथ वो अपना कोई भी बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे होंगे, तो उनको डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इंडिया के बॉर्डर पे स्टेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को डिफेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए डिफेंस इज़ अ मैटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उसी तरह से फॉरेन अफेयर्स, जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, नहीं रखने हैं, और किसके साथ अच्छे रखने हैं, किसके साथ बुरे रखने हैं, वो सब यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसके लिए ये मैटर्स जो हैं ये यूनियन गवर्नमेंट के लिस्ट में आते हैं 97 सब्जेक्ट्स। इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो सारे के सारे नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। जो सेकेंड इम्पोर्टेंस की लिस्ट होती है वो होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में डिफरेंट स्टेट के इम्पोर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं वो जाते हैं। इसमें 66 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। ये 66 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो इसके ऊपर लॉज और ये सब पास करती है, अपने चर्चा करती है और लॉज पास करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको सारा कंट्रोल करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है, हेल्थ आता है, लैंड आता है, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें आती हैं। और यदि कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट फेल कर जाए और वो हालात को कंट्रोल नहीं कर सके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर सके, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी से, विद द परमिशन या विद द क्या कहते हैं, उसकी सहमति से या विदाउट देयर कंसेंट भी वो अपने रिजर्व पुलिस फोर्सेस को स्टेट में भेज सकती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट माने या नहीं माने, टू अगर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो द यूनियन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू सेंड इट्स रिजर्व पुलिस फोर्सेस इन द स्टेट ऑल्सो। तो इस तरीके से हालांकि स्टेट गवर्नमेंट अपने सारी चीज़ों को खुद कर सकती है कंट्रोल, लेकिन अगर कभी उसके हाथ से हालात बाहर निकल गए तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को रूल करके अपनी रिजर्व फोर्सेस भेज सकती है। फिर आता है एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? जो कॉमन कंसर्न्स हैं दोनों गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी, तो कॉमन कंसर्न्स जो हैं ऐसे 47 सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई करके उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, CRPC, मैरिज एंड डाइवोर्स कैसे करना है, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सब
इस टाइप की चीज़ों को उसने कॉन्करेंट लिस्ट में रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें दोनों की दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दोनों के दोनों डिसाइड कर सकती हैं कि वो क्या करना है उसमें। वैसे ही अब जो चीज़ कहीं नहीं आई वो रेजिड्यूरी लिस्ट में आ गई, जैसे नाम ही इसका है रेजिड्यूरी पावर्स। तो जो चीज़ें ना यूनियन लिस्ट में आई, ना स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में आई, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आई, वो रेजिड्यूरी लिस्ट में आ गई। तो रेजिड्यूरी लिस्ट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैटर्स, कई चीज़ें होती हैं कि वो कैसे डिवाइड करे। तो जैसे टैक्स कलेक्ट किया तो वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसमें जो जैसे आपने इनकम टैक्स कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट करी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, वो सब चीज़ें जो है रेजिड्यूरी पावर्स में आ जाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें सारी अथॉरिटी है कि वो रेजिड्यूरी पावर्स अपने एक्सरसाइज करके जो भी चीज़ ना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ना कॉन्करेंट लिस्ट किसी में भी या डिमार्केटेड नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर वो अपना पावर एक्सरसाइज करके उसको ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये होते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। अब जैसे टैक्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे कि टैक्सेस जैसे कलेक्ट करे गए, तो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स, इस तरह के जो मेजर टैक्सेस कंसर्न होते हैं, ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो उसके मुकाबले जो कम टैक्सेस होते हैं, जो लोअर लेवल के टैक्सेस होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, इस तरह से जो छोटे छोटे चीज़ों के टैक्स होते हैं जिसमें अमाउंट भी कम होता है, वो टैक्सेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने ये पॉइंट में देखा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी पावर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। समराइज करते हुए, फिफ्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी कहते हैं। तो इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है वो 3 तरह की इमरजेंसी डिफाइन करी है। नंबर 1 पे आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब आती है जब इंडिया के ऊपर एक्सटर्नल वॉर या अटैक होता है या आर्म्ड रिबेलियन होती है गवर्नमेंट के खिलाफ। लोग हाथों में आर्म्स लेके गवर्नमेंट के विरोध में आ जाते हैं और लड़ाई होती है, तो आर्म्ड रिबेलियन कहलाता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है नेशनल इमरजेंसी तब आती है एट द टाइम ऑफ वॉर, जब लड़ाई हो किसी और कंट्री के साथ, एक्सटर्नल अटैक हो या आर्म्ड रिबेलियन हो कंट्री के अंदर, तब। दूसरी जो इमरजेंसी है वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तब आती है जब देश के किसी भाग में, किसी पार्ट में, किसी स्टेट में, किसी सिटी में, या चलिए स्टेट तक भी हम आ जाते हैं कि देश के किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रेक डाउन हो जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो स्टेट गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर पा रही है, वो उसके हाथ के बाहर हो गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा के स्टेट की पावर्स को विड्रॉ करके सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अपनी आर्म्ड फोर्सेस, रिजर्व फोर्सेस को वहाँ पे भेज दे सकती है और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये हो जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इस केसेस में ही डिक्लेयर करी जा सकती है। थर्ड हो जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होती है जब सारे प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और मॉनेटरी वैल्यू जो है इंडियन करेंसी की वो इरोड हो जाती है, यानी कि 1 रुपये में की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और ये चीज़ें जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी आजकल पूरी आप देख रहे होगे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में
इमरजेंसी लगी या नहीं लगी, लेकिन इमरजेंसी लगने के बहुत पास में आ गए हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके बहुत बढ़ गए हुए हैं। आपके नेबरहुड में ही आप देख लीजिए, पाकिस्तान में ऐसा सिचुएशन आ गया हुआ है, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा सिचुएशन आ गई है, और इंडिया के पास में पाकिस्तान और श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन आई हुई है फाइनेंशियल क्राइसिस की। तो ऐसी सिचुएशन, और आजकल जो है पोस्ट कोरोना एंड पोस्ट ये रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, ये सब फाइनेंशियल सिचुएशंस इस तरह की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अराइज हो रही है, जो धीरे धीरे बढ़ भी रही है। तो और चलिए, वो तो आपको एग्जांपल ही दे रहा था, आपको बता रहा था कि किस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशंस, फाइनेंशियल इमरजेंसीज आती हैं। तो ये जब भी कोई इमरजेंसी आती है, उन ऊपर वाले तीनों में से किसी भी फॉर्म में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स मिलती है और उसको ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, और स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में पीछे हटना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करता है। आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो इंडिया जो है उसको एक यूनिटरी सिस्टम में बना दिया जाता है। एक कंट्री एक ही गवर्नमेंट के अंडर चलेगा, एक ही सब चीज़ के अंदर चलेगा, कोई स्टेट के अंदर विभाजन नहीं रहेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करेगी, कम से कम मेन मैटर्स में कोई डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिटरी सिस्टम ही सारा कंट्री को गवर्न करेगा। हमने आपको बोला था कि पुरानी बुक और 2023 की बुक में एडिशन में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। तो वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 जो आता है आपका, यहाँ पर PDF में जो लिस्टेड है एज पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहाँ पर 2023 की बुक में इट इज़ लिस्टेड एज बाइकार्मल सिस्टम, बाइकार्मल प्रैक्टिस। तो बाइकार्मल प्रैक्टिस या पार्लियामेंट्री सिस्टम, अभी आपका ये बुक में बाइकार्मल सिस्टम है तो बाइकार्मल सिस्टम ही रखिए। बाइकार्मल का स्पेलिंग है BICARMAL, बाइकार्मल। तो अभी बाइकार्मल सिस्टम के ऊपर हम आते हैं। तो इंडिया के बारे में आपको पता है कि ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम अथॉरिटी है, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आता है वो पार्लियामेंट में आता है। तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम अथॉरिटी है, पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लेजिस्लेचर्स से जो यूनियन पार्लियामेंट है, दैट इज द प्राइम, वो है सबसे मेजर चीज जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी, वो पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट जो है वो दो जगह पे डिवाइडेड है। बाइकार्मल, जो वर्ड यहाँ पे आया बाइकार्मल, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है पार्लियामेंट। वन इज़ द अपर हाउस, जिसको कहते हो आप राज्यसभा, और दूसरा है लोअर हाउस, जिसको आप कहते हो लोकसभा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो यूनियन में अगर कहें तो गवर्नमेंट कैरी आउट होती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें जो होता है, जो इलेक्ट होके आते हैं, वो अपना अपना मेजर पार्टी चूज़ करते हैं। वो मेजर पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर निकलता है, प्राइम मिनिस्टर अपना एग्जीक्यूटिव्स चूज़ करता है, वो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और वो जो है ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, और वो सारे के सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो उनको असाइंड होती है वो कैरी आउट करते हैं। और सिमिलरली, और हाँ, इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, और दे आर
येट गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही ये उनको प्रोविज़न दिया है कि इस तरह का से बाईकार्मल पार्लियामेंट होएगा, बाईकार्मल प्रैक्टिस होएगी, बाईकार्मल पार्लियामेंट होएगा। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही डिफाइन करके दिया है। सिमिलरली एट द सेम टाइम स्टेट में कैसे रहेगा, द गवर्नमेंट जो है वो कैरी आउट करती है सारा काम इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे कौन होता है, जो भी इलेक्ट होके आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अपनी पार्टी चूज़ करते हैं, मतलब अपने लीडर को चूज़ करते हैं। वो लीडर जो होता है, मतलब विक्टोरियस पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वो अपना लीडर चूज़ करते हैं। वो लीडर बनता है चीफ मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट में वो बनता था, पार्लियामेंट में जाके बनता था प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे बनता है स्टेट में चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करता है, यानी कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। वो एग्जीक्यूटिव्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जो जो उनको एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर। और साथ में दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही उनको ये सारी चीज़ें करने का वो फ्रेमवर्क बना के दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। बाईकार्मल गवर्नमेंट का भी फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो है ये तो एक पार्ट हो गया। अभी हम वापस इस टोटल चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, वो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हमने आपको बाइफिकेशन बता दिया कि किस तरीके से बाइफिकेशन रहता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 10 लोगों को सेलेक्ट करता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, और उनको वो राज्यसभा में अपॉइंट कर देता है ताकि वो राज्यसभा में जाके बैठे और देश कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है अपने एक्सपर्टीज से वो कंट्री की गवर्नेंस में वो हेल्प करे, किस मार्गदर्शन दें, अपनी एक्सपर्टीज का वो बताए कि कैसे करना चाहिए आपको। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसको सुधारो, और नहीं भी गलत कर रहे हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए वो सब मार्गदर्शन वो दे सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि तो राज्यसभा जो है ये एक स्पेशल चीज़ है। अभी तक हमने देखा था कि लोग जो इलेक्ट करके भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो लोकसभा में हो यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, वो 5 इयर्स के टेन्योर के लिए इलेक्ट करके भेजते थे। लेकिन राज्यसभा जो है ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, हमेशा राज्यसभा में मेंबर्स रहेंगे। यानी कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व का मतलब ये है कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व फुल्ली, उसमें मेंबर्स रहेंगे ही रहेंगे। जबकि लोकसभा में वो मेंबर्स 5 साल के टर्म के बाद में डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शन होते हैं, नए मेंबर्स आते हैं। चाहे वही आदमी री इलेक्ट होके आ जाए, लेकिन वो फ्रेश इलेक्शन के थ्रू आता है, कोई हेरिडिटी नहीं है। तो अब आप कहोगे कि क्या राज्यसभा में हेरिडिटी है? मतलब अगर एक बार आप इलेक्ट होके आ गए तो क्या आप ज़िंदगी भर के लिए राज्यसभा में रहोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी आप एक बार इलेक्ट होके आए हो तो आप 6 साल के लिए रहोगे, और हर कुछ पीरियड में मतलब मैक्सिमम टेन्योर किसी का भी है तो वो 6 इयर्स का है। और 1/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के, मतलब कि जैसे 100 मेंबर है तो 1/3 यानी कि 33 मेंबर्स जो हैं वो हर दूसरे साल रिटायर कर जाते हैं। एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर, और उनके बदले में न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो वो रिप्लेनिश होते हैं, नए मेंबर्स आते हैं उनकी जगह। यानी कि 100 मेंबर है अगर राज्यसभा में, तो 33 मेंबर्स हर दूसरे साल में रिटायर कर जाएंगे, और वो 33 आउटगोइंग मेंबर्स के बदले नए 33 मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे। चाहे वो सेम मेंबर री इलेक्ट होके क्यों ना आ जाए या कोई फ्रेश मेंबर आ जाए, लेकिन री इलेक्ट हो मतलब मैक्सिमम टेन्योर उसकी 6 इयर्स है। और 6 इयर्स जो पहले 5 साल थी लोकसभा में, वो राज्यसभा में टेन्योर इज 6 इयर्स। और दूसरा फीचर राज्यसभा का ये है कि राज्यसभा कैन नॉट बी फुल्ली डिसॉल्व्ड, हर टाइम उसमें मेंबर्स रहेंगे, और रोटेशन पे वो रिटायर होंगे और नए मेंबर्स आएंगे। और
पावर्स जो है राज्यसभा की वो कम होती हैं लोकसभा के कंपैरिजन में, और साथ में लोकसभा के पास स्पेशल, सुपीरियर और डिसाइसिव पावर्स होती है और राज्यसभा के पास वो नहीं होती है। तो ये एक मेजर पॉइंट है बाइकर्मल। 7th फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड हो गया, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल जुडिशरी। तो और साथ में अभी ये पुरानी 2023 के एडिशन के अनुसार यहाँ पर आ जाता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और एक वर्ड है जो आपके पीडीएफ में नहीं आपको दिख रहा है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, भारी भारी वर्ड लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आपको ये तो पता ही है कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका प्रोटेक्टर कौन है? उसका प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वही उसका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का देखरेख वही करता है, वही उसका गार्जियन है। गार्जियन प्लस प्रोटेक्टर कि सुप्रीम कोर्ट ही ये डिसाइड करता है कि अगर राइट्स किसी के इफेक्ट हो रहे हैं या किसी की ड्यूटीज इफेक्ट हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही वो चीज़ देखता है कि सबको उसके राइट्स मिलने चाहिए। तो ये गार्जियन भी है, यानी कि देखरेख भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की और प्रोटेक्ट भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, पूरी कंट्री में, डाउन टू द लोएस्ट लेवल। हर चीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना। तो इंडिया में सबसे ऊपर जो है जुडिशरी में वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में एक ही है, उसके नीचे हर स्टेट में हाई कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट हर स्टेट में आएगा। हर स्टेट के बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा और फिर डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जाके हर तालुका में तालुका कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, लोकल कोर्ट, ये सब आएंगे, जो सब तरफ मतलब डाउन टू द बेसिक जगह, ग्राउंड रियलिटी तक सब लोगों को इंसाफ मिले। ये सब चीज़ें देखी गई हैं और ये सब चीज़ों के ऊपर अमल होता है और ये सब कोर्ट्स भी अपॉइंट करे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करता है दैट इज बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स हैं सारी की सारी स्टेट्स में। अब एक स्टेट सुप्रीम कोर्ट के अंडर सारी की सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया के हाई कोर्ट आ गए। अब हर हाई कोर्ट का यानी कि एक स्टेट के अंडर एक हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस स्टेट की, उसके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट। सिमिलरली एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका हैं, तो हर तालुका में तालुका कोर्ट्स हैं। वो तालुका कोर्ट्स जो हैं वो प्लस स्पेशल कोर्ट्स जैसे मैरिज कोर्ट, इस तरीके के फैमिली वेलफेयर कोर्ट, फिर लोकल कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स, इस तरह के कोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो भी मैटर है, जो भी दिशा निर्देश है, वो सुप्रीम कोर्ट का चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड करा उसी तरीके से उसको बाइंडिंग है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो मैटर जाता है अगेन सुप्रीम कोर्ट में और वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रेख करके
और उसको इंटरप्रेट करके ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसमें जस्टिस लेके आए और वो प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्रेट करके फाइनल डिसीजन आपका अपना सुनाए कि क्या होना चाहिए था। फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट, जो कि उसको पास करना है इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये सबको करते हुए उसको ये अपना डिसीजन पास करना है। और जो हमने सबसे पहले बताया था वो चीज वापस एक बार आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 8th नंबर पे जाके आता है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान जो है, ये एक लिक्विड डॉक्यूमेंट है, एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, एक इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट है जो टाइम के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार जिसमें चेंजेस करने पड़ते हैं और करे जाते हैं, और वो चेंजेस कैसे होने हैं वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, और कब, क्यों, कैसे करने हैं, और जो नए चेंजेस लाएंगे वो भी क्यों, वो भी कैसे लाने हैं, और उसको क्या चीज़ को देख के उसकी कंपस, प्रियम्बल जो है, उसका मॉड्यूल कैसे था और किस तरीके से उसको नए चेंजेस लेके आने हैं, किस प्रिंसिपल्स पे लेके आने हैं, वो सारी चीज़ उसके अंदर लिखा हुआ ही है, ऑलरेडी से लिखा हुआ है। तो अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है अमेंडमेंट जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ मेंबर्स जो होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे हो जाता है। यानी कि पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, टोटल मेंबर्स 350 हैं लेकिन प्रेजेंट 300 है, तो 300 में से प्रेजेंट हुए 300 और वोट भी 300 कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एब्सटेन नहीं कर रहा, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 300 में से सिंपल मेजॉरिटी देख ली जाएगी। यानी कि 151 एंड अबव जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हो गई। तो 151 एंड अबव लोग अगर उसके फेवर में वोट कर रहे हैं तो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगी। फिर आती हैं स्पेशल मेजॉरिटी वाली चीज़ें। जो स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है वो डिफाइन करी गई है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। यानी कि अगर 100 मेंबर हैं, चले 300 मेंबर है, तो 300 मेंबर को 3 से डिवाइड किया, 100 इंटू 2, 200 मेंबर्स जो हैं वो कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। यानी कि 200 आउट ऑफ 300, 350 मेंबर्स इन टोटल, 350 में से 300 प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, सारे के सारे वोट कर रहे हैं, कोई एब्सटेन नहीं कर रहा, तो 200 या 200 से ज़्यादा मेंबर्स की मेजॉरिटी उस अमेंडमेंट के फेवर में होनी चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट पास होएगा स्पेशल मेजॉरिटी से। तीसरा होता है यूनियन स्टेट रिलेशंस। यूनियन स्टेट रिलेशंस में भी 2 तरीके के होते हैं। अब यूनियन स्टेट रिलेशंस में एक पॉइंट आ जाता है कि स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी जो आपने ऊपर देखा वो 2/3 मेजॉरिटी प्लस जो कंसर्न स्टेट है उसमें 50% या उससे ज़्यादा लोग जो लेजिस्लेचर्स हैं वो मोर देन 50% मेजॉरिटी से पास हुए। यानी कि कम से कम 51% मेजॉरिटी, 50% मेजॉरिटी मान लो 300 मेंबर्स, मतलब 150 मेंबर्स होती है, तो 151 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए उसमें जो उसके फेवर में वोट दे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, और प्लस 2/3 मेजॉरिटी एट द सेंटर। तो ये हो जाता है स्पेशल यूनियन स्टेट रिलेशंस में। अब कई दफ़े ऐसा भी होता है कि जो अमेंडमेंट है वो इंटर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट स्ट्रक्चर है और उसमें एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर जो 2/3 मेजॉरिटी तो हो गई सेंटर पे यूनियन गवर्नमेंट की,
पार्लियामेंट की। उसके बाद में मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इंडिया में, मान लो 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें से मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द स्टेट्स से पास होना चाहिए, उनका कंसेंट आना चाहिए। यानी कि 28 स्टेट्स है तो 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? सिंपल है 14। तो कम से कम 15 स्टेट्स का कंसेंट आना चाहिए, मोर देन हाफ। और हर स्टेट में कैसे होना चाहिए? मोर देन 50%। यानी कि जितने वहाँ पे लेजिस्लेचर, जितने मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें मोर देन 50% मेजॉरिटी से हर स्टेट में पास होना चाहिए। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में भी, जैसे 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स में मोर देन 15 स्टेट्स से पास होना चाहिए। तो ये तरीका है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो एक इनकंसिस्टेंट फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है और वो कभी भी चेंज करा जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, नए लॉज लाने हैं, कुछ भी लाना है, सिर्फ ये चीज़ है कि जो उसमें लिखा गया है उसके अनुसार ही वो चेंज होएगा, उसके बिना वो चेंज नहीं होएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इंडिया के जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें एडल्ट सफरेज है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि एडल्ट सफरेज का मतलब कोई एडल्ट को सफरिंग नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि इलेक्शन में बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये 3 चीज़ों से गवर्नमेंट बनती है। तो ये गवर्नमेंट बनाने के लिए एक एडल्ट सफरेज होता है। एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि जो आदमी इलेक्शन में वोट कर रहा है, that person should number 1 be the citizen of India, number 2 be of 18 years and above age, यानी कि वो बालिग होना चाहिए, तो वही तभी वो वोट कर सकता है। एंड नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो इलेक्टोरल लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तभी वो वोट कर सकता है। वो अगर सिटीज़न है, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो वो नहीं वोट कर सकता। लेकिन अगर वो सिटीज़न 18 ईयर्स एंड अबव एज का हो और साथ में उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, तभी वो वोट कर सकता है। और वो वोट जो कर सकता है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ों की एलिजिबिलिटी के बाद में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके एजुकेशन, उसके प्रॉपर्टी, उसके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, उसके कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, किसी लैंग्वेज, किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सब के सब भारतवासियों को इक्वली ये राइट दिया जाता है कि वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करे, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, किसी भी टाइप के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़, पंचायत हो, उसमें भी वो वोट कर सकते हैं। और सब पार्लियामेंट तक, यानी कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट हाउस के लिए वोटिंग करना, सब चीज़ के लिए वो वोट कर सकता है। 10th पॉइंट पे आता है सेक्युलरिज्म। इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है, जैसे आपने प्रियम्बल में देखा। तो और कोई भी जो स्टेट है वो अगर वो सेक्युलर स्टेट है तभी वो सारे के सारे रिलीजन के लोगों को एक साथ एडमिनिस्टर कर सकती है। अगर जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, तो न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ में से एक फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो रिलीजन की डाइवर्सिटी भी है। तो अब रिलीजन की डाइवर्सिटी भी है, अगर गवर्नमेंट सेक्युलर नहीं है तो वो सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सेक्युलर होना पड़ेगा, तभी वो सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट कर सकती है। और लोगों के पास हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और वो चाहे तो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें
उनको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको फ्री करके वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें, अपना रिलीजन चेंज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और स्टेट जो है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है, वो कभी भी कोई किसी रिलीजन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी और ना ही किसी स्टेट के फंक्शन में किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करेगी या कोई रिलीजियस फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। तो तभी वो सारे रिलीजन के लिए, सारे लोगों के लिए सेक्युलर कहलाएगी, अदरवाइज वो नहीं कहला सकती है। तो बेसिक चीज़ ये हो गई कि सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा और सेक्युलर गवर्नमेंट बननी पड़ेगी और कोई बायस नहीं होना चाहिए किसी रिलीजन के फेवर में या किसी रिलीजन के अगेंस्ट में, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सब लोगों को फ्री होना, सब लोग फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल चीज़ दी गई है। इसके दौरान जो है हम कोई भी चीज़ को अगर हम समझते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहा है तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी मैटर हो, उसको हम जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो किसी और ये किसी पार्लियामेंट का डिसरिस्पेक्ट नहीं होएगा इसमें, अगर जुडिशियल रिव्यू माना गया है। और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए अगर कोई एक्सटर्नल ऑर्डर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने, किसी कलेक्टर ने, किसी और ऑफिस, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है एक्सटर्नल बॉडी ने, तो वो ऑर्डर, ऑर्डिनेंस भी जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है और जुडिशियल रिव्यू में उसको जो जुडिशरी है वो जज करेगी वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोर्ट फाइंड करता है कि वो इन डिस्क्रिपेंसी है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है एक्सटर्नल ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, किसी भी चीज़ में या किसी जुडिशियल जजमेंट में भी लोअर कोर्ट के, और वो पाता है कि ये चीज़ है, तो वो उसको स्टॉप कर सकता है बाय डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। की ये हमारे भारत के संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। वो उस ऑर्डर को वापस ले सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के। पॉइंट नंबर 12 जो आता है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है ये बड़ा अच्छी चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को दिया है। हर एक भारत के नागरिक को, टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का नागरिक है सबको, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, अपने आत्म स्वाभिमान के साथ में अपनी ज़िंदगी जी सके, इसके लिए राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं। और ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आदमी जो है वही देश की सबसे इम्पॉर्टेंट धरोहर है, मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को ही ये स्पेशल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिया गया है ताकि इंडिया जो है अच्छे से डेवलप हो सके, हर आदमी को फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिले, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिले, जो जैसे ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशरी, कहीं पे कंप्लेन करनी है, अपने इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करना है, वोट करना है, एजुकेशन पानी है, कुछ भी करना है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 6 years to 14 years, या और कोई उसका राइट है जो उसको नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसको सब चीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। जहाँ पर उसके पास राइट्स हैं वहीं पे उसके पास ड्यूटीज़ भी हैं। तो वो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है इंडियंस को, हर सिटीज़न को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ भी हो, सबको ये
इक्वली उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिल लेंगे और उसको डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। पॉइंट नंबर 13 पे हम आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या है भाई? गवर्नमेंट क्यों आती है? लोगों की संरक्षा करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, लोगों की वेलफेयर करने के लिए। तो ये सब स्टेट कैसे कैरी आउट करेगी? लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देगी, सिक्योरिटी देगी, वेलफेयर कैसे करेगी लोगों को? तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स ये सब लिखे हुए हैं और इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट, 14 पॉइंट, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये आपको ग्लोबल एजुकेशन की तरफ से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी बताइए हमारे को कमेंट्स में लिख के, और अगर हम उसको पूरा कर सकेंगे तो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको और भी ये बता देता हूँ कि हमने ये चैप्टर पहले भी लोड करा था आपके लिए, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ उसमें एडिटिंग में ऑडियो की प्रॉब्लम आई है, तो कभी कभी साइलेंट हो जाता है ऑडियो। उसकी वजह से हमने काफ़ी कोशिश करी कि हम वो चैप्टर को ठीक से बना दे, तो हम उसको रिपेयर नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने इसको ऑल ओवर अगेन पूरी तरह से फ्रेश बना के हम आपके लिए लोड कर रहे हैं। तो once again I will request you all to subscribe, share and like, also leave your comments। चलिए हम आते हैं लास्ट पॉइंट, प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। देखिए हमारे संविधान कहता है कि सबको इक्वल ट्रीट करो और सबको इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दो। जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हम किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज क्यों दें? जो स्टेट की जितनी वेल्थ है वो सब में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, सबको उसके ऊपर इक्वल राइट्स हैं उस वेल्थ के ऊपर। ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो फिर स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों? ऐसा है कि ये सब अपलिफ्टमेंट जो हुई तो काफ़ी सारे ट्राइब्स, काफ़ी सारे लोग जो थे वो रिमोट्स में थे, जंगल में थे, आदिवासी थे, और भी कुछ शेड्यूल्ड कास्ट लोग थे। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो इस तरीके से जो शूद्र वगैरह थे, और यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी ट्राइब्स दूर दराज जंगलों में रहते थे और सिविलाइजेशन से कट ऑफ थे, तो उन सब की इक्वल डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उन लोगों को, उन बैकवर्ड सेक्शंस को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपलिफ्ट करना है, और वो अपलिफ्ट करने के लिए संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल चीज़ें बनाई हैं। तो उसमें उनका मेन मकसद यही है कि अपलिफ्ट करो, उनको ऊंचा उठाओ, उनको डिप्राइव्ड चीज़ें जो हैं वो उनको पहुंचाओ, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आओ, उनको बैकवर्ड सेक्शन से हटाओ और मेन स्ट्रीम में लेके आओ। यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस उसमें करे हुए हैं। वो स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं कि उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई है, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, यानी कि आपके जैसे पंचायत का, म्यूनसिपैलिटी का, उसमें कुछ सीट्स रिजर्व कर दी। कुछ स्टेट इलेक्शंस में भी उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी, और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, यानी कि मेन इंडियन यूनियन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन है, उसके लिए भी उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी। ये सीट्स
उनको उनका रिप्रेजेंटेशन देख के कि वो किस एरिया में हैं और उनका कितना पॉपुलेशन है, उन सब को देखते हुए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी कि यहाँ से सिर्फ ये डिप्राइव्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल्ड कास्ट जो भी है, सिर्फ वही अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं और वही कैंडिडेट इलेक्ट होके जाएगा और वो अपने पूरे एरिया के, अपने पूरे ट्राइब के, अपने जैसे और भी ट्राइब्स के, अपने जैसे और भी डिप्राइव्ड और बैकवर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेशन करेगा पार्लियामेंट में भी और लोकल बॉडीज़ में भी जहाँ के लिए भी इलेक्शन है। और जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके अपने डिप्राइव्ड लोगों का बेनिफिट में वो लेके आएगा कि उनको कैसे इसका फ़ायदा मिले, उनका हित कैसे प्रोटेक्टेड रहे, उनके राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड रहे, वो सब चीज़ें वो देखेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मकसद से सीटें रिज़र्व करी गई हैं। और इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ पर भी इनके लिए कोटा दिया गया है कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब इन सब में आते हो या अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हो, जो जो गवर्नमेंट ने बैकवर्ड बताया है उसके अंडर आते हो, तो आपके लिए स्पेशल कोटा है हर जगह पे सीट्स का, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, सब जगह पे आपको एक स्पेशल चीज़ मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं कि जॉब में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेवल पे आपको मिलेगा, बल्कि आगे प्रमोशन में भी आपको ये गवर्नमेंट जॉब्स में ये बैकवर्ड लोगों को मिलता है। बैकवर्ड जो पिछड़ गई हैं जातियाँ, जनजातियाँ, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इवन एट द टाइम ऑफ प्रमोशंस इन गवर्नमेंट जॉब। और ये सारा चीज़ उनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर निर्धारित होता है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। एससी में इतनी सीटें मिलेंगी, एसटी में इतनी सीटें मिलेंगी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में इतनी सीटें मिलेंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब में इतनी सीटें मिलेंगी, टोटली एज पर देयर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इस तरीके से उनका वो रेशियो एनालिसिस वगैरह से उनका निर्धारित करा जाता है ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे आ जाए बैकवर्ड ट्राइब के बच्चों को। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी दी जाती है, बेसिक कम्युनिटीज़ दी जाती हैं, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है, स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, फ़ीस का वेवर भी दिया जाता है। इस तरह से कुछ ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़, कुछ शील्डिंग पॉलिसीज़, ये सब कुछ को पुट टुगेदर करके ये सारा उनका बैकवर्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके बना के गवर्नमेंट ने अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पास करा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ये प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो बेस्ट ऑफ लक till the time we meet with the next chapter. See you all.